So any question if you are having, ask me. काही जनरल क्वेश्चन विचारू शकतो तुम्ही. सर चालू करा. ओके चालू झालं का? ओके ओके ठीक आहे. हो सर चालू करा आता. हो ठीक आहे ठीक आहे. These are the articles. Article 52 जे आहे that is President of India. There will be a President of India. यानी कि भारतासाठी एक प्रेसिडेंट असणार. ते आर्टिकल 52 जो आर्टिकल 52 में उसको दिया है. 53 में बोल रहा है के अंडर कंडक्ट किए जाते हैं. 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगी. 56 है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. 57 एलिजिबिलिटी for election. 58 है qualifications for election as president. 59 है conditions of president's office. 60 है oath or affirmation by the president. 61 procedure for impeachment of the ये वाला आर्टिकल 61 वाला ये आर्टिकल होता है प्रेसिडेंट को अपने पोजीशन से रिमूव करने का. ठीक है. 62 वाला होता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. जब प्रेसिडेंट में कोई प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई वैकेंसी होती है प्रेसिडेंट के लिए, वैकेंसी ने ऐसे एमपीएससी यूपीएससी वाली वैकेंसी नहीं होती है. ठीक है. पेपर मैट वगैरह नहीं आती उसकी. तो वो जो वैकेंसी होता है सो उसको वहां से यानी कि वो वैकेंसी जब क्रिएट हो, वो क्रिएट होने का रीजन क्या होता है. एक तो उनके डेथ, उनका एक तो रिजिग्नेशन होगा या तो उनको इम्पीच किया गया होगा. ठीक है. सो या फिर उनका मिसबिहेवियर होगा. तो वो सारी चीजें ये उनका होता है दैट इज वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट. 65 जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शंस. वो आर्टिकल 65 में. ये आर्टिकल सारे मगअप करने 1 to 1. ठीक है. सो 71 मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. अगर कुछ कोई मैटर होता है प्रेसिडेंट के 72 ऑलरेडी मैंने आपको अभी पढ़ा है. पार्डनिंग पावर. 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट. वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. 75 अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स लाइक अपॉइंटमेंट टर्म्स एंड सैलरीज एक्सेट्रा. अटॉर्नी जनरल सर 76 आर्टिकल है. 77 निकला. अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सॉरी कैबिनेट मिनिस्टर्स. 77 है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 77 78 है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर in respect to furnishing of information to the president. 85 sessions of parliament prorogation and resolution. 111 important article. Assent to bills passed by parliament. पार्लियामेंट जो बिल पास करेंगे उसको जो एसेंट दी जाती है, प्रेसिडेंट जो एसेंट करते हैं वो अंडर आर्टिकल 111 के अंडर करते हैं. याद रखो 111 के अंडर वो बिल पे एसेंट करते हैं, परमिशन देते हैं बिल. ठीक है. 112 यूनियन बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोट ऑर्डिनेंसेस. 143 ये होता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट. ओके एंड थैंक यू. सो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने देखा है. तो ये हम यहाँ पे एंड करते हैं इसको और दूसरा मैं आपको पिक्चर ओपन करता हूँ. सो गवर्नर में इसलिए ले रहा हूँ कि गवर्नर इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, दोनों में सेम सिमिलरिटी. इसलिए आई एम टेकिंग कॉल करके उनको बोलता हूँ बनाने.
Let me be an host. So start. Okay. Now I have become an host. So यहाँ गवर्नर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ में. गवर्नर जैसे हमने प्रेसिडेंट डिस्कस किया था वैसे प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं, गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं. स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं गवर्नर, मुख्यमंत्री, सीएम. ठीक है. उसके बाद इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है. और कौन आता है? और कौन आता है? गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर तो नहीं होता है. ठीक है. सॉलिसिटर जनरल आते हैं. ऐसे 4 लोग आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में. ओके. तो चलो डिस्कस करते हैं. उसको सॉलिसिटर नहीं बोलते, एडवोकेट जनरल बोलते हैं उसको. जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं सेंटर में, वैसे एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट में. So state executive consists of governor, chief minister, council of ministers, advocate general of the state. यूनियन में 5 थे, यहाँ पे 4 है. यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर नहीं होता है, सिर्फ गवर्नर होता है. ठीक है. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या बताता है कि सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट एज दैट ऑफ फॉर द सेंटर. सेंटर में जैसा पैटर्न है वैसा सेम स्टेट में भी. सो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा जो हमने ब्रिटेन से लिया है. सो पार्ट जो यहाँ उन्होंने बोला है, ठीक है, पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है गवर्नमेंट इन द स्टेट्स. आर्टिकल 153 से लेके 167 में आता है. तो जैसे प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा देखा था? 70 लेके 78 तक. ठीक है. और पार्ट किस में आता है? 6 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन का. ये डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव से. आर्टिकल याद रखना, नोट डाउन कर लेना कहीं पे. स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं इसमें कौन कौन आता है मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको. सो देयर इज नो ऑफिस फॉर वाइस गवर्नर. वाइस गवर्नर नहीं होते जैसे सेंटर में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वैसे. गवर्नर जो होते हैं इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. गवर्नर कौन होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट्स. स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं. सो प्रेसिडेंट जैसे ही इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, तो वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं प्रेसिडेंट जैसे. टाइटुलर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं. जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनल होता है ना, वो भी वैसे ही होता है. लेकिन प्रेसिडेंट एक बार अपॉइंट किया गया है तो प्रेसिडेंट को कोई निकाल नहीं सकता है. निकालना बहुत मुश्किल है उनको. वैसे गवर्नर का नहीं होता है. गवर्नर को कोई भी गवर्नमेंट आएगा निकाल देगा. ठीक है. सो अगर आज बीजेपी बैठा है, सारे गवर्नर बीजेपी की, कल अगर कांग्रेस बैठ गया गवर्नमेंट सेंटर में तो सारे बीजेपी गवर्नर्स को हटा देगा, अपने रख देगा वहां. ठीक है. सो इसलिए वो कंट्रोवर्शियल है. दो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन गवर्नर, लेकिन सबसे कंट्रोवर्सी में गवर्नर ही रहता है. कभी भी देख लो स्टेट गवर्नमेंट में, अगर यूनियन में अलग गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, तो इन दोनों में ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर का यहाँ पे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर होती है दोनों में. ठीक है. सेंटर और स्टेट में अगर दोनों में अलग अलग पार्टियां है तो, जैसे महाराष्ट्र बीजेपी में आपने देखा होगा,
जैसे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं, राज्यों के हेड होते हैं, सारे राज्यों के, वैसे गवर्नर एक राज्य का हेड होता है। और जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, एक राज्य के लिए एक गवर्नर होगा, या फिर 2 या 3 राज्यों के लिए एक ही गवर्नर होगा। 2 से 3 राज्य के लिए भी एक गवर्नर हो सकता है, जैसे कोशियार, गोवा और इनके महाराष्ट्र के। So like the president, he is a nominal executive, like president. गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज वो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा बताएगा वो वैसे ही काम करेगा। वो स्टेट सेंटर का होता है। सो गवर्नर का ऑफिस जो होता है वो, उसको डबल रोल होता है, स्टेट में काम करना और वो सेंटर के अकॉर्डिंग करना। सो यूजुअली देयर इज अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर एक राज्य के लिए गवर्नर होता है। लेकिन पहले ऐसा था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आने से पहले हर राज्य के लिए एक गवर्नर होगा, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करवाया गया 1956 में, और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो अपॉइंटमेंट होती है, सेम पर्सन एज ए गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक पर्सन राज्यपाल, आपको एक ही पर्सन को राज्यपाल बनाया जा सकता है, 2 या अधिक राज्यों के लिए, ठीक है, एक ही पर्सन। कौन से अमेंडमेंट में प्रोविजन था? 1 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। ये अमेंडमेंट भी याद रखना इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज इम्पोर्टेंट है लक्ष्मीकांत। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, सो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है? तो ये कुछ प्रेसिडेंट जैसा नहीं होता है, जैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वैसे यहाँ कोई इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता है, और इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट को, सारे राज्य की रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। सो वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि प्रेसिडेंट को, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो आपका आंसर रहेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करेगा, वो अपॉइंट करेगा। सो जस्ट अ मोमेंट। सो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जैसे मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को नॉमिनी होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को, इस पर्सन को आप बना दो प्रेसिडेंट, ठीक है। सो सॉरी, गवर्नर बना दो, बट एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1979, सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में बताया था, जजमेंट दी थी, ऑफिस ऑफ गवर्नर जो होता है राज्य का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉय नहीं रहता है, दो ही इज नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ही इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है उनका सैलरी पेमेंट वगैरह जो भी है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है, वो स्टेट के लिए काम करता है। इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस। उन्होंने ये भी बताया कि ये
स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस होता है और इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, और वो सबऑर्डिनेट भी नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेकेंडरी भी नहीं होता है, सबऑर्डिनेट भी नहीं होता है, उसके अंडर में भी नहीं आता है। ठीक है, सो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया था 1979 में, लेकिन आपने देखा होगा हर बार ये कंट्रोवर्सी में आता है गवर्नर। ठीक है, रिगार्डिंग हिज रोल। सो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे उन्होंने जो बोला है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ गवर्नर। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को किया जाता है for the direct election of the governor, basis of universal adult suffrage। तो यूनिवर्सल अडल्ट सप्लाइज के अकॉर्डिंग ही उसका होता है सब कुछ। ठीक है, सो लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये बताया था कि फॉर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर मे बी बाय द प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। देखो, पहले ये बोला गया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या बोला गया था कि गवर्नर का इलेक्शन जो होगा वो डायरेक्ट होगा। इन्होंने सजेशन दिया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में ऐसा किया गया था, जब वो डिस्कस किया गया तो उसको हटाया गया था उस प्रोविजन को, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा इसका। डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा ना पूरा, तो इसका और सीएम का झगड़ा होगा फिर पावर को लेकर। डायरेक्ट इलेक्शन लेना मीन्स पब्लिक चॉइस, गवर्नर बाय पब्लिक चॉइस। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट इलेक्शन उसको पहले सजेस्ट किया गया था, इसका इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। एडल्ट सप्रेज यानी हम उसको मतदान करेंगे, तो ये जो बहुत खर्चा वाला और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर पैसा कितना लगेगा। सीएम का इलेक्शन होता है तो कितना पैसा फेंकना पड़ता है, पीएम का होता तो फिर कुछ नहीं। सो बट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी जो संविधान समिति है, जब वो अपॉइंट की थी 1946, उन्होंने ये बताया था कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन उसके कुछ रीजन है, उसके रीजन के अकॉर्डिंग वो करेंगे। पहला रीजन क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन गवर्नर का जो होता है वो हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है स्टेट में जो इस्टेब्लिश की गई है, तो उसको सूट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, डायरेक्ट इलेक्शन का जो मोड है वो लाइकली टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट निर्माण हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, दोनों एक दूसरे से झगड़ेंगे, भी मारामारी हो जाएगी दोनों। तो एक दूसरे को। तो तीसरा होगा यहाँ पे गवर्नर बीइंग ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड। सो गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक नॉमिनल हेड होते हैं, इसी कारण देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग इलैबोरेट अरेंजमेंट्स फॉर दिस इलेक्शन। तो नॉमिनल होते हैं तो फिर इसका डायरेक्ट इलेक्शन आने में कोई मतलब नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा तो इस पे। तो एक रीजन है इसके, इस रीजन से नहीं होता है। चौथा रीजन है इलेक्शन ऑफ गवर्नर जो होता है वुड बी एंटायरली ऑन पर्सनल इश्यूज। तो गवर्नर का इलेक्शन पर्सनल इश्यू पे किया जाएगा, सो इट इज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं आता है। ठीक है, टू इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स इन सच एन इलेक्शन। तो नेशनल इश्यू में क्यों करना है इसको। ठीक है, इतने सारे वोटर्स को एंगेज करना है इलेक्शन में। एन इलेक्टेड गवर्नर जो होगा would naturally belong to party and would not be a neutral person and an impartial leader। जो हमारे इंडिया में जो गवर्नर होता है वो पार्टी से बिलोंग करता है। बीजेपी की मैंने बोला ना आपको, जितने भी गवर्नर्स इंडिया में हैं अपने राज्यों में, वो सारे बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं सारे। और ठीक है, सो इलेक्शन जो गवर्नर का होता है वुड क्रिएट सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज क्रिएट कर देगा, डायरेक्ट इलेक्शन अगर होगा तो, and thus affect the political stability and unity of the country। कंट्री की यूनिटी में उसका इम्पैक्ट होगा, और पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर भी उसका परिणाम हो जाएगा, कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी पॉलिटिक्स। सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंशियल जो नॉमिनेशन होते हैं वो इनेबल कर दे सेंटर को टू मेंटेन इट्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट्स। ऑलरेडी ये दिया है, तो फिर सेपरेट इलेक्शन क्यों चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है गवर्नर का वो क्रिएट करता है एक सीरियस प्रॉब्लम, लीडरशिप का क्रिएट कर देगा एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन इन द स्टेट्स। 9 नंबर, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लाइक हिज नॉमिनी टू कॉन्टेस्ट फॉर गवर्नरशिप, हेंस सेकंड रेट मैन ऑफ द रूलिंग पार्टी इज इलेक्टेड एज गवर्नर। यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो लाइक हिज नॉमिनी टू कॉन्टेस्ट फॉर गवर्नरशिप, so hence a second rate man of the ruling party is elected as governor। तो चीफ मिनिस्टर अगर डायरेक्ट इलेक्शन अगर उनका होगा, चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, अपने आदमी को खड़ा करेगा गवर्नर की,
ठीक है, फिर वो झगड़ा होगा फिर दोनों में, ठीक है, यानी कि सेंटर और स्टेट में, तो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट वो क्रिएट कर देगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ठीक है। सो देयरफॉर अमेरिकन मॉडल जो है, वेयर द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड। अमेरिका में कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह इंडिया में मुख्यमंत्री होता है हर एक राज्य में, अमेरिका में गवर्नर बोला जाता है उनको, और उनके गवर्नर होते हैं अमेरिका में, उनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट अमेरिकन गवर्नर्स का। तो वो हम यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते इंडिया में, तो हम कैनेडियन मॉडल को फॉलो करते हैं, याद रखना। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि इंडिया में गवर्नर जो पोजीशन है वो हमने कौन से कंट्री से लिए गवर्नर का इलेक्शन, तो हमने कैनेडियन मॉडल को फॉलो किया, हमने कनाडा से लिए, ठीक है। उनका अपना सेम ही है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल, यानी कि हम सेंटर उनको अपॉइंट करेगा सेम। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनका उनका कनाडा का मॉडल एक्सेप्ट किया है, ठीक है। So constitution lays down only two qualifications for the appointment of a person as a governor. Constitution गवर्नर के अपॉइंटमेंट की सिर्फ दो ही क्वालिफिकेशन, दो ही पात्रता देती है। पहली होती है ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला होता है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, पहला क्वालिफिकेशन। और दूसरा क्वालिफिकेशन है उसका 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होना चाहिए गवर्नर का, बस ये दो ही क्वालिफिकेशन है। So additionally, two conventions have also developed in this regard over the years. First, he should be an outsider, and that is the he should not belong to the state where he is appointed. तो देखो, उसके पहले भी एडिशनली उसके इसके बाद ये दो जो क्वालिफिकेशन के अलावा और कुछ कॉन्वेंशन, दो कॉन्वेंशन दिए हैं उनके इलेक्शन के लिए। पहला, जो पर्सन गवर्नर का इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है, तो फर्स्ट वो क्या होगा, ही शुड बी एन आउटसाइडर, वो आउटसाइडर होना चाहिए। आउटसाइडर का मतलब क्या है, अगर जो पर्सन महाराष्ट्र का गवर्नर होगा वो महाराष्ट्र का रहवासी नहीं होगा, वो महाराष्ट्र का पर्सन नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, मराठी नहीं होगा, वो गुजराती होगा, या फिर वो हिमाचल का होगा, या फिर वो किसी अन्य राज्य का होगा, बिहार का, यूपी का होगा, वो यहाँ पे गवर्नर रहेगा, ठीक है। सेम राज्य का पर्सन सेम राज्य का गवर्नर नहीं रहेगा, उस राज्य का गवर्नर नहीं रहेगा। तो ये भी कॉन्वेंशन दिया, आउटसाइडर, आउटसाइडर का मतलब दूसरे राज्य का, ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट, वो स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए जिस स्टेट से वो अपॉइंट किया जा रहा है, सो दैट ही इज फ्री फ्रॉम द लोकल पॉलिटिक्स, सो यानी कि लोकल पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा। दूसरा, गवर्नर को अपॉइंट करने के टाइम प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंसर्न, ठीक है। जब प्रेसिडेंट, यहाँ पे उन्होंने दिया है कि प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करेंगे गवर्नर को, तो उनको चीफ मिनिस्टर जो होते हैं ना राज्यों का, उनके साथ उनको डिस्कस करना पड़ेगा, उनका सलाह लेके उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। सलाह में से जस्ट नॉर्मल डिस्कस करेगा, ऑलरेडी सेंटर ने उसको सलाह दे दिया है, ठीक है। सो दैट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट इज एंश्योर्ड। मींस ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेंटर ने बताया और प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया, ऐसा नहीं, बस सेंटर जिसको सिलेक्ट करेगा उसी को अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करेगा, सीएम को बोलेगा पहले कि हम आपके राज्य में इस पर्सन को एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, तो आपको चलेगा ना, कोई इशू तो नहीं है। तो सीएम बोलेगा नहीं नहीं कोई इशू नहीं, सेंटर ने बता दिया कर दो। So however, both the conventions have been violated in some of the cases. तो कुछ केसेस में ये वायलेशन, ये जो कॉन्वेंशन है ये वायलेट की जाती है, कुछ केसेस में वायलेट किए गए। सेम राज्य के पर्सन को, सेम राज्य का, एक ही राज्य के पर्सन को, जो पर्सन उस राज्य से बिलोंग करता है उसी राज्य का उसको गवर्नर बना दिया है बहुत बार। तो ये बहुत बड़ा ये वायलेशन हुआ पहले तो, ठीक है। दूसरा ये भी वायलेशन हुआ है, बिना सीएम को कंसल्ट करके उसको अपॉइंट कर देना, दोनों ये वायलेट हुए पहले, ऐसा नहीं है। सो कंडीशन जो गवर्नर के ऑफिस की है वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछिए, या फिर हम यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। कोई डाउट वगैरह होगा तो पूछिए, या अदरवाइज हम लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। So any doubt you are having, ask me right
So कोई डाउट नहीं. So wind up कर दूं. So wind up कर दूं class. Yes, sir. Okay. So good night all of you. Thank you, sir. Good night, sir. Yeah.